Hello. We are starting with the fourth chapter, the economy of Maharashtra. Okay, introduction, page number 24. Page number 24. The state of Maharashtra came into existence on 1st May 1960. The state economy has achieved a distinguished status as a result of the collective efforts of its people. तो सबसे इम्पोर्टेंट महाराष्ट्र स्टेट कब फॉर्म हुआ, अब ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी पूछा जा सकता है आपको. सो द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाज फॉर्म्ड ऑन 1 मई 1960. ओके, और ये क्या है, कलेक्टिव एफर्ट से बहुत सारे लोगों ने इसके लिए काम किया था ताकि महाराष्ट्र एक सेपरेट स्टेट हो. वो हिस्ट्री में मैंने जाना चाहता. Administrative divisions of Maharashtra. As per the Economic Survey of Maharashtra 2017-18, state has been divided into 36 districts or 6 revenue divisions. Those are Mumbai, Pune, Nasik, Aurangabad, Amravati and Nagpur for administrative reasons. Okay, तो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2017-18 में. तो महाराष्ट्र स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 36 डिस्ट्रिक्ट और 6 रेवेन्यू डिवीजन है, नेमली मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती एंड नागपुर. किसके लिए किए थे ये? एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ठीक तरह से हो पाए. अब हम इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र के. फर्स्ट, महाराष्ट्र इज द सेकेंड पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री. The population of state was 11.24 crore during 2011. तो जब भी सेंसस हुआ था 2011 में, तब महाराष्ट्र का पॉपुलेशन कितना था? 11.24 crores, और ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है व्हेन इट कम्स टू पॉपुलेशन. सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का. कौन सा? महाराष्ट्र. कितने हमारी पॉपुलेशन एज पर 2011? It is 11.24 crores. Maharashtra is the third largest state in the country in terms of geographical area, measuring about 3.8 lakh square kilometers. And again, महाराष्ट्र की एक important feature ये है कि महाराष्ट्र largest state है country में. कौन से terms में? Geographical area, जहाँ पे महाराष्ट्र का geographical area कितना है? 3.8 lakh square kilometer. मतलब again, हम geographical area के अगर कैलकुलेट किया तो भी हम थर्ड है पूरे इंडिया में. नेक्स्ट फीचर, इट इज द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट विथ 45.20% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज. तो महाराष्ट्र में नियर अबाउट 45.20% पॉपुलेशन अर्बन और सिटी अर्बन एरियाज में रिसाइडेड है, जहाँ पे 45.20% लोग टाउन्स एंड सिटीज में रहते हैं, बाकी के लोग नॉर्मली विलेजेस में रहते हैं. तो मोस्ट ऑर्गेनाइज है जहाँ पे ज़्यादातर लोग सिटी एरिया में रहना पसंद. अकॉर्डिंग टू सेंसस, द रेशियो ऑफ 925 फीमेल पर 1000 मेल्स. 2011 सेंसस क्या बोल रहा था कि जहाँ पे महाराष्ट्र में 1000 मेल्स अगर हो गए तो 1000 मेल्स के साथ सिर्फ 929 फीमेल्स, ये रेशो है. मतलब 1000 में से 929 फीमेल्स है और 1000 मेल्स है. ओके, तो ये नॉर्मली 6 रेशो था. ओके, तो 1000 पॉपुलेशन एग्जाम्पल, तो 2000 में से 1000 कौन है? मेल्स है, एंड नॉर्मली 929 फीमेल. तो आपको अकॉर्डिंगली समझ में. The state literacy rate was 82.3% as per 2011 census. तो महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट क्या है? 82.3%. ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए. अब हम बोलते हैं ना महाराष्ट्र लिटरेसी स्टेट है, महाराष्ट्र लिटरेसी स्टेट है, तो महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट क्या है? 82.3%. नेक्स्ट, according to the economic survey of Maharashtra for 2016-17, the state has the highest growth of GSDP, that is gross state domestic product, and state per capita income in comparison with other state. तो इकोनॉमिक सर्वे जो 2016-17 में हुआ था, महाराष्ट्र स्टेट का हाईएस्ट ग्रोथ है किसमें? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब
हम बोलते हैं ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन महाराष्ट्र का स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये हाईएस्ट है पूरे इंडिया में। और हमारा स्टेट पर कैपिटा इनकम मतलब क्या, हर एक इंडिविजुअल का पर्सनल इनकम, हर एक इंडिविजुअल का पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंडिविजुअल का इनकम कितना है, ये भी अगर कैलकुलेट किया जाए तो हमारा स्टेट पर कैपिटा इनकम भी हाईएस्ट है इन द कंट्री। तो अगर हम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की भी बात करें या फिर स्टेट पर कैपिटा की भी बात करें, महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 है। नेक्स्ट, द स्टेट इकोनॉमी इज कैटेगराइज्ड बाय abundant natural resources, availability of skilled manpower, technological advancement and developed infrastructure। महाराष्ट्र की इकोनॉमी की खासियत क्या है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, हमें नहीं है, उसके साथ साथ हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है, मतलब जो मैन पावर सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो हमारे पास एम्पल अवेलेबल है, और वो सिर्फ मैन पावर, दोज आर स्किल्ड मैन पावर, उनमें कुछ ना कुछ खासियत है, जो कुछ भी पर्टिकुलर काम के लिए स्किल चाहिए वो स्किल्ड मैन पावर महाराष्ट्र में अवेलेबल है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। एज कम्पेयर टू अदर स्टेट, महाराष्ट्र में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे हद तक अवेलेबल है, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम्स बिजनेसेस में फेस हैं। डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, रोड्स है, डैम्स है, अगेन जो कुछ भी बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो महाराष्ट्र में अवेलेबल है, इसलिए बहुत सारे बिजनेसेस आज के डेट में महाराष्ट्र में हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, रिसोर्सेज है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल्ड लेबर्स है, एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल एडवांस में भी है, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। Maharashtra is the most favored destination for creativity, skill development, investment and tourism। अगर स्किल डेवलपमेंट की बात आए, क्रिएटिविटी की बात आए, इन्वेस्टमेंट की बात आए, तो महाराष्ट्र सबका एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। क्यों? अरे महाराष्ट्र में सभी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे मैंने ऊपर के पॉइंट, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, इसलिए सभी लोगों का फेवरेट स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। पूरे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स है, लेकिन लोगों को कहाँ पे करना है का एक्चुअली इसकी में उनको इजीली, तो क्रिएटिविटी की भी बात है तो महाराष्ट्र फर्स्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड allied एक्टिविटीज प्ले इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। अगर महाराष्ट्र की भी बात करें तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में क्या आता है? पोल्ट्री फार्मिंग आता है, बाकी के भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो महाराष्ट्र की अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में। जैसे महाराष्ट्र में हम अब भी देखते हैं कि महाराष्ट्र का एग्रीकल्चर बहुत डेवलप है, अगर मैं बाकी के स्टेट से कंपेयर करूँ तो महाराष्ट्र पे भी एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखेंगे, एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017-18, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज इन द ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड वाज 12.2 ड्यूरिंग 2016-17 as against 15.3% during 2001-2, which shows a declining trend over the period। अगर महाराष्ट्र का सर्वे किया था 2017-18 में, तो एग्रीकल्चर जो शेयर था एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज का, किसमें? ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में, तो वो शेयर 12.2 कौन से ईयर में? 2016-17। लेकिन उससे पहले वो 15.3% था, कौन से ईयर में कैलकुलेट हुआ था? तब 2001-2 में, विच शोज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। मतलब ये एक अच्छा सिंबल नहीं है। 2001-2002 में ये रेशो कितना था? 15.3%। हालांकि ड्यूरिंग 2016-17 ये कितना हो गया? 12%। सो दिस इज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड विद द पीरियड। देखते हैं उसके रीजंस क्या है क्या नहीं। जनरल प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, अब ये क्यों डिक्लाइन हुआ उसके उन्होंने प्रॉब्लम्स बताए हैं। डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स लीड्स टू लो फार्म प्रोडक्टिविटी। डिक्रीज इन एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, आज के डेट में लैंड होल्डिंग्स महाराष्ट्र में कम कम होते जा रहे हैं। उसके बहुत सारे रीजंस है, फैमिली डाइवर्जन होता है, उसके बाद में
लैंड के, अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल फैमिली, दो बेटे थे, दो बेटों की शादी हो गई, लैंड थी उनके पास 10 एकड़, वो 5-5 एकड़ बढ़ गई। अब एक बंदा तो एक्चुअली एग्रीकल्चर कर रहा है उस पर्टिकुलर 5 एकड़ लैंड में, दूसरा बंदा नहीं कर रहा है। इन शॉर्ट क्या, जो एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग था वो लो फार्म प्रोडक्टिविटी, एक लैंड कल्टीवेट की दूसरे ने नहीं की, दूसरे को जरूरत नहीं थी, वो दूसरे जॉब को था। मतलब क्या, लैंड का जो एवरेज साइज था वो कम होता जा रहा है। दूसरी पॉइंट में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बोला है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एक मार्जिनल फार्मिंग एक कंसेप्ट होती है। देखो जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था ना कि एक फैमिली थी, उनके पास 10 एकड़ लैंड था, दो बेटे थे। अब उसके पास दो बेटों की शादी हो गई, उनको दो बेटे और हुए। अब वो 5 एकड़ जो लैंड थी, अब एक बंदे को अगर दो बेटे हुए तो अगेन वो 5 एकड़ ढाई ढाई करके दो बच्चों में बंटने वाली है। इन शॉर्ट क्या हुआ है, मार्जिनल फार्मिंग बढ़ने लगी। मार्जिनल मतलब बहुत कम खेती वाले लोग होते गए, बिकॉज जैसे जैसे आपके फैमिली में मेंबर बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी लैंड को डिवाइड किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मिंग्स में। अगर मेरे पास बहुत कम लैंड है तो मैं क्यों उस पर कल्टिवेट करूंगा कुछ चीज़ें, अगर मुझे इसमें से प्रॉफिट ही नहीं मिलने वाला तो। ओके, तो ये एक मार्जिनल फार्मिंग भी है जो एक जनरल प्रॉब्लम है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट, एक्सेसिव यूज ऑफ ऑयल डिग्रेडेशन। एक है कि आप सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हो ताकि आप प्रोडक्शन उसमें मिले, लेकिन सॉइल डिग्रेडेशन भी हो। जो सालों से करते आ रहे हैं ना हम फार्म में, वही आज भी। एक बात उन्होंने, रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स रही है, उसमें बदलाव करना चाहती है, अच्छे कुछ चीज़ें हो सकती है। पुअर लैंड रिफॉर्म, गवर्नमेंट को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और एक बात उन्होंने बोली थी, क्रॉप पैटर्न। अब नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि नॉर्मली फ्रूट्स खेती करनी चाहिए, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट, लेकिन आज फार्मिंग कैसी है, ट्रेडिशनल है, हम सालों से करते आ रहे हैं जो आज भी कर रहे हैं। तो इससे क्या, इनएडिक्वेट प्रॉफिट मिलता है एंड फार्मर लॉस में जाता है। ड्राई एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी, इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी बोले तो विदर्भ एंड मराठवाड़ा, वहाँ पे आज भी पानी का। और अगर हम उससे कंपेयर किए तो मध्य महाराष्ट्र और पश्चिम महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र, तो इसके बदौलत, इसके कंपैरिजन में मराठवाड़ा एंड विदर्भ के डेफिनेटली वेस्टर्न महाराष्ट्र बहुत आगे है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी है, वहाँ पे कैनल्स है, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी, इसलिए खेती को पानी चाहिए तब उनको पानी इजीली अवेलेबल है। इसलिए यहाँ का एक ऐसा बोला जाता है कि महाराष्ट्र बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है एग्रीकल्चर, लेकिन आधा महाराष्ट्र में आज भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ कम है। ओके, के बाद लैक ऑफ कैपिटल। लोगों को खेती तो करनी है लेकिन कैपिटल अवेलेबल नहीं है। अब सीधी बात है ना, खेत का प्लाविंग होता है, फिर उसके बाद सीड आती है, फिर उसके बाद अलग अलग प्रोसेस आपको करने पड़ते हैं, इन सारा होता है, लेकिन फार्मर के पास एम्पल कैपिटल अवेलेबल नहीं है। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लान्स, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर, लोगों को आप ये भी अच्छी नहीं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, फिर भी हमारे पास उसको मार्केटिंग करने के लिए पैसा नहीं है, एडवर्टाइज पैसा नहीं है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट मार्केट में क्या होता है, आपको आपकी प्रोडक्ट को मार्केट अच्छा नहीं मिलता और आप लॉसेस में चले हो। एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, किसी साल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, किस साल में बहुत कम बारिश होती है, इसके बदौलत क्या होता है, जिस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है उस साल भी एक्सेस रेन की वजह से आपका क्रॉप खराब होता है, और जिस साल बारिश ही नहीं हुई उस साल पानी न होने की वजह से आपकी खेती की नुकसान होती है। एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस किसके हाथों में नहीं होता है। हेलो ना, अपने वॉइस ने तो आज वाट लगा दी।
तेजस आंबेकर प्लीज चेक माईक. माईक चालू आहे बाळांनो. हॅलो, माईक चालू आहे. नेक्स्ट, measurement taken by the government agriculture sector. Measures undertaken by government for agriculture development, economic survey of Maharashtra 2017-18. क्या कुछ मेजर्स लिए थे गवर्नमेंट ने ताकि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो सके. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स एट रीजनेबल रेट्स. गवर्नमेंट ने बोला हम आपको क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करते हैं एंड दैट टू एट रीजनेबल प्राइसेस, हम उसमें ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे. इंक्रीज नंबर ऑफ आउटलेट्स फॉर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स डिस्ट्रीब्यूशन. गवर्नमेंट ने आउटलेट्स बढ़ा दिए. किसके आउटलेट्स? फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स के, ताकि सभी को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके. डेव्हलपमेंट ऑफ ॲग्रिकल्चर फॅसिलिटीज. गव्हर्नमेंट हमेशा बोलती है की आम्ही ही योजना आणू, आम्ही ती योजना आणू आणि काय करू, शेतकऱ्यांना पाणी पुरवू. ओके. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर पंप्स एंड एफर्ट्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड. ये तो गवर्नमेंट हमेशा बोलती है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि आज की डेट में आप खेती नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. और गवर्नमेंट का ये मानना है कि एग्रीकल्चर पंप्स, हम इलेक्ट्रीफाइड एग्रीकल्चर पंप्स आपको देंगे और साथ में इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड. इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड मतलब जब फार्मर को चाहिए तब आप इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड करोगे. ये एक्चुअली इम्पॉसिबल है, लेकिन ये गवर्नमेंट की कोशिश है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. फाइनेंशियल असिस्टेंस एज पर रिक्वायरमेंट्स. फाइनेंशियल असिस्टेंस एज पर रिक्वायरमेंट्स मतलब जब जब खेती करनी है, जब जब आपको पैसा लगता है, तब गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस करने के लिए तैयार है. सेटिंग अप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, एपीएमसी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर्स, ग्रेडिंग एंड पैकिंग फैसिलिटीज फॉर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन. एपीएमसी मतलब मार्केट कमेटी, एस्टेब्लिश ऑफ एग्रो जोन, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना, ट्रेनिंग सेंटर लेना, पैकेजिंग फैसिलिटी करना. ये सारी चीज़ें क्यों? ताकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिवली हो. मतलब आप प्रोड्यूस तो कर रहे हो, लेकिन आपका सेल भी उतना अच्छी तरह से होना चाहिए. इसलिए ये एपीएमसी, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह गवर्नमेंट ने कुछ इफेक्टिव फैसिलिटीज़ आपके लिए प्रोवाइड की है, ताकि आप इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन आपके प्रोडक्ट का कर सको. एंड लास्ट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन थ्रू द यूज़ ऑफ मास मीडिया फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस. और ये अवेयरनेस क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट किसके लिए? एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन थ्रू मास मीडिया. अब सकाल का एग्रो 1, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है ताकि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करे और आपका बिजनेस एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो सके. ओके. ओके, हे बंद होणार आहे. विल स्टॉप हियर कारण ॲक्च्युली आयपॅड बंद होतोय. विल सेट इन टुमारोज लेक्चर. एक्चुअली आज का लेक्चर बहुत शॉर्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग अब ये बंद हो गया है. ओके, सी यू टुमारो गाइज. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.